नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं राजनीति के चाणक्य की, दो चाणक्यों की दरअसल मैं बात करने वाला हूं और संदर्भ होगा महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव। एक चाणक्य बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार, देश के गृह मंत्री अमित शाह, तो दूसरे चाणक्य हैं महाराष्ट्र की राजनीति के पुरोधा, 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, 7 बार लोकसभा सांसद, 2 बार राज्यसभा सांसद और 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री भी और कृषि मंत्री भी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 84 साल के शरद पवार की। अब अमित शाह सितंबर से ही लगे हुए हैं, वो राजनीति की शतरंज बिछा दी गई है महाराष्ट्र में, और शह और मात का खेल वो अपनी गोटियां, अपने प्यादे, अपने घोड़े, अपने वजीर इस्तेमाल कर रहे हैं अमित शाह। तो चुनावी दंगल में शरद पवार ने भी एक दांव चल दिया, और दांव सन्यासी दांव। उन्होंने अपने पोते बारामती से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भतीजे अजित पवार के खिलाफ युद्धेंद्र पवार। एक रैली में शरद पवार ने कहा कि अब बहुत हो गया, 14 बार चुनाव लड़ चुका हूं, अब चुनावी राजनीति नहीं करूंगा, राज्यसभा में भी जाना है या नहीं जाना है इसके बारे में सोचूंगा। और भारतीय राजनीति में जब त्याग की, संन्यास की, कुछ छोड़ने की बात आती है, हम थोड़े संवेदनशील, इमोशनल भी हो जाते हैं। तो ये वोटर को लुभाने के लिए आखिरी दांव खेल दिया है क्या शरद पवार ने? तो दो चाणक्य आमने सामने हैं, पहलू कुछ और भी हैं। बागियों की भी बात करूंगा, मराठा कार्ड की भी बात करूंगा। 33% मराठा वोट बैंक है महाराष्ट्र में। तो ये ऊंट किस करवट बैठ रहा है, इस पर चर्चा होगी। आप अपनी राय, अपने सुझाव और अपने जो जवाब हैं वो लगातार हमें भेजते रहिएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो सवाल हैं उनको कार्यक्रम में ही सम्मिलित करना चाहूंगा। यह हमने नया फॉर्मेट किया है और ज्यादा इंटरैक्टिव, आपकी पुरजोर मांग के चलते। तो 7303622833 73036228833 पर अपने सवाल लगातार हमें भेजते रहिए। तो महाराष्ट्र चुनाव के लिए दोनों ही गठबंधनों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बागियों को मनाने की भी कोशिश की गई, कुछ बागी अभी भी मैदान में हैं। 15 दिन बाद अब बटन दबाने की बारी है। तो ऐसे में हर दांव को आजमाया जा रहा है, और इन सब के बीच महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य 84 साल के शरद पवार ने संन्यास का दांव खेल दिया है। क्या कहते हैं वो? अपने पोते की चुनावी रैली में बारामती में थे, अपने गढ़ में, अपने घर में। कहते हैं मैं सत्ता में नहीं हूं, राज्यसभा में जरूर हूं, अभी और 1.5 साल बाकी है, लेकिन इस 1.5 साल के बाद राज्यसभा में जाना है या नहीं, इस पर विचार करना पड़ेगा। मैं लोकसभा तो नहीं लड़ूंगा, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। कितनी बार चुनाव लड़ूं? अब तक 14 बार लड़ चुका हूं, और आप लोगों ने एक बार भी मुझे घर नहीं भेजा, हर बार चुनकर सदन भेजा। इसीलिए कहीं तो रुकना पड़ेगा, नई पीढ़ी को सामने लाना पड़ेगा, नई पीढ़ी को आना चाहिए। अब मैं समाज के लिए काम करना चाह रहा हूं। 14 बार जीत गया, कभी नहीं हारा। अब भारतीय राजनीति में जब त्याग की बात होती है, ये संन्यास की बात होती है, लोग आकर्षित होते हैं। तो ये क्या एक बड़ा पत्ता खेल दिया है शरद पवार ने? आखिरी दांव। सूत्रधार तो वो हैं ही, महाविकास अघाड़ी के अलग अलग विचारधाराओं को साथ लाने का एक इम्पॉसिबल सा काम करने में शरद पवार कामयाब रहे। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी को साथ ले आए,
और खुद भी सवार हो लिए, 2.5 साल सरकार बनाने में भी कामयाब रहे। अब उसी को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं क्या? या दरअसल महाराष्ट्र की जनता समझती है कि ये इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं? ये तो पहले भी खेला। 2009 में बोले थे कि युवाओं को पार्टी में ज्यादा जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, मार्गदर्शक की भूमिका मैं धीरे धीरे निभाना चाहूंगा। 2009, 15 साल पहले। और फिर जनवरी 2013 में बोले कि 2014 तक, यानी कि 10 साल पहले, संसदीय राजनीति से रिटायर हो जाएंगे, पर रिटायर तो नहीं हुए। तो ये दरअसल वोट हासिल करने का एक तरीका, एक दांव आजमा रहे हैं क्या शरद पवार? और शरद पवार के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है महाराष्ट्र में, खास मुंबई में, कि शरद पवार क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। उनकी बात समझना, उनके मन में क्या चल रहा है, कह क्या रहे हैं और करेंगे क्या, इसे डिकोड कर पाना मुश्किल ही नहीं, ज्यादातर लोगों के लिए नामुमकिन है। पर यहां पर क्या मराठा कार्ड भी खेलते दिख रहे हैं? 33% मराठा हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, सबसे बड़ा समुदाय, और सबसे बड़े नेता मराठाओं के शरद पवार हैं। बीजेपी की एक कमजोर कड़ी यह है कि उनके पास कोई कद्दावर मराठा नेता नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं, एकनाथ शिंदे मराठा हैं, पर वो तो दूसरी पार्टी है। और मराठवाड़ा में 8 सीटों में से 7 महाविकास आघाड़ी जीती थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। एक ही सीट जीत पाया महायुति, और वो भी एकनाथ शिंदे की पार्टी। बीजेपी कुछ नहीं कर पाई वहां पर। और मराठा आरक्षण को लेकर राजनीति अच्छी खासी गरमाई हुई है। और मोहन जरांगे वो चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने, मनोज जरांगे चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने अब जो अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया था, उन्हें वापस ले लिया है। अब शरद पवार क्या कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी और मनोज जरांगे पाटिल का चुनावी राजनीति से दूर रहना, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है उन्होंने ये फैसला लिया। अगर उन्होंने उम्मीदवार उतारे होते तो उसका लाभ बीजेपी को मिलता, ये साफ है। तो अब मराठा राजनीति की हम बात करें तो मराठवाड़ा में 46 सीटें और पश्चिम महाराष्ट्र में 70। यहां पर सबसे ज्यादा तादाद मराठाओं की है, कुल 116 सीटें। तो इन सीटों पर क्या सहानुभूति जुटाना चाह रहे हैं शरद पवार? खेल यहां हो रहा है क्या? अब कुल मिलाकर जो सीटें भी हैं, 87 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं शरद पवार। स्ट्राइक रेट उनका लोकसभा में सबसे बढ़िया निकला, 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटें एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार जीत गए, संसद पहुंच गए। कांग्रेस का भी 76% स्ट्राइक रेट था, लेकिन उद्धव ठाकरे का 43%, 46% था बीजेपी का। तो ये एक तरफ का खाका खींच रहा है, अब दूसरी तरफ का खाका भी खींचते हैं। जो शतरंज की बिसात बिछा दी है अमित शाह ने, और सितंबर से लगे हुए हैं, और बूथ लेवल तक भी 10-10 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। माइक्रो मैनेजमेंट करते दिखाई दे रहे हैं यहां पर अमित शाह का शह और मात का खेल लगातार चल रहा है। और इस मुहिम में 100 से ज्यादा चुनावी रैलियां करवाने का
उन्होंने एक प्लान भी बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी 8 से 14 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री को विदेश जाना है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। तो 11 रैली प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह खुद 20 रैलियां करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 रैली करने वाले हैं। अब उनको वक्त भी मिल गया, क्योंकि कल ही एक सरप्राइज मूव में कि जी वो गुरु पूर्णिमा है, प्रकाश पर्व है पंजाब में, तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना था 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर कर दिया गया है। ये अपने आप में ये भी शय और मात के खेल का हिस्सा है क्या, कि और वक्त मिले और महाराष्ट्र में और ताकत झोंकी जा सके। नितिन गडकरी 50 रैलियां करने वाले हैं। तो ये खेल जो हो रहा है, इसमें बागी उन्होंने किसका खेल बिगाड़ने का जिम्मा उठा लिया है अपने कांधे पर, यह अपने आप में एक सवाल है। 25 तो महायुति के बागी पीछे हट गए हैं, लेकिन 18 अभी मैदान में हैं। और अगर हम महाविकास अघाड़ी की बात करें, 20 तो पीछे हट गए, लेकिन 22 अभी मैदान में हैं। तो इनको भी संभाला जाएगा क्या? इसी खेल को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पवार का सन्यासी दांव पलटेगा चुनाव, और पवार की पावर वर्सेस शाह की शहमात, यहीं पर खेल अटकता भटकता लटकता दिखाई दे रहा है क्या? चर्चा में मेरे साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता हैं किशोर तिवारी, ब्रजमोहन श्रीवास्तव महायुति खेमे से, एनसीपी अजित पवार गुट के महासचिव हैं, उनके मुख्य प्रवक्ता हैं, विद्या चौहान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद पवार गुट की, सचिन सावंत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, कृष्णा हेगड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के। देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार सालों से भारतीय राजनीति को ट्रैक कर रही हैं, और शरद पवार की राजनीति, चाणक्य नीति और अमित शाह की चाणक्य नीति को वो लगातार ट्रैक कर रही हैं। पर पहला सवाल विद्या चौहान आप ही से होगा। ये काठ की हांडी बार बार चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 2009 से कहते आ रहे हैं शरद पवार अब मार्गदर्शक मंडल में जाऊंगा, 13 में बोल रहे हैं अब चुनावी राजनीति में, संसदीय राजनीति नहीं करूंगा। अब ठीक चुनाव से पहले उनका यह कहना कि बहुत चुनाव लड़ लिए, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। जी देखिए, आपने शरद पवार साहब की बहुत बड़ी तारीफ की है। आपके पहले कार्यक्रम की शुरुआत आपने शरद पवार के बारे में जिस तरह से तारीफ की है, उसको मैं तारीफ ही कहूंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, भले ही पवार साहब 2009 से ये बात कर रहे हैं कि मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, लेकिन उनको कोई रिटायर्ड होने नहीं देगा। अच्छा। ये कार्यकर्ता जो है पूरे महाराष्ट्र की जनता है, पूरे देश की जनता है। ऐसा एक अनुभवी एक्सपीरियंस नेता जिसको पूरे देश, हर एक राज्य की उनके पास जानकारी रहती है, उनका अभ्यास है, और वो लोगों के लिए, देश के लिए काम करते हैं। चुनाव तो 5 साल के बाद आते हैं जाते हैं, कौन सरकार आएगी कौन नहीं, उससे शरद पवार साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके काम जो सुबह 7-8 बजे से शुरू हो जाते हैं, वो रात को 12 बजे तक वो काम करने वाला नहीं, जो उनकी ऊर्जा है वो बहुत से लोगों को मतलब थोड़ी जलन भी होती है, 84 साल में ऐसी ऊर्जा कैसे। लेकिन ये सोची समझी रणनीति है क्या विद्या? दरअसल अक्टूबर 2019 में 5 साल पहले लेकर जाऊंगा, मूसलाधार बरसात हो रही थी सातारा में, पर शरद पवार मंच पर डटे रहे और बोलते रहे। ये वही खेल कर रहे हैं क्या? वो लोगों के मन के तार छेड़ना चाह रहे हैं क्या? अरे देखो 84 साल का एक बुजुर्ग अभी भी आपसे गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि बस अब बहुत हो गया, ये मेरा अब आखिरी चुनाव है, तो वोट दे दीजिए। देखिए, जब सभा संबोधित करते हैं तो लोगों से संवाद होता है। उसमें ये नहीं होता है कि हमारे सर पे कितनी धूप है,
कोल्हापुर की सभा में मैं गई थी, इतनी धूप थी, सब लोगों ने कैप पहनी थी, कोई किसी ने पल्लू लिया था, किसी ने कुछ लिया था, लेकिन पवार साहब धूप में बैठे के बैठे रहे। उनका जो लोगों के साथ रिश्ता है वो समझने की कोशिश कीजिए। अभी सातारा में बारिश होते हुए भी अगर शरद पवार भाषण बंद करके चले जाते थे तो वो एक अच्छा सिग्नल नहीं जाता था। उसमें से ये है कि एक बार भाषण के लिए इंसान खड़ा होता है तो उसके संवाद लोगों से होता है, शुरू होता है, भले ही लड़ाई बारिश हो, दरअसल भले ही धूप मराठा हो। वोट बैंक की है क्या विद्या, और असली नकली की लड़ाई है? तो सारे घोड़े खोल दिए, अंतिम दांव भी ये चल रहे हैं शरद पवार कि भतीजे को देखिए, नकली साबित करना है और ज्यादा सीटें जीतनी है मराठवाड़ा में और पश्चिम महाराष्ट्र में। लड़ाई वहां है ना। भतीजे को जो समझना है वो लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। भले ही शरद पवार साहब की उम्र 84 साल 84 साल की हो, अगर वो 100 साल जीते हैं और 16 साल उनकी तबीयत ठीक रहती है, साथ देती है, तो उनका जो खून है वो लोगों के लिए काम बारामती करने में ये वाला बोल है। रहे हैं, वो ये संयोग तो नहीं है और ना, सोचा समझा बोले कहां पर। देखिए, देखिए, टाइमिंग इज ऑफ असेंस इन पॉलिटिक्स विद्या। बारामती उनका होम ग्राउंड है। वहां पर अपने लोगों के साथ, लोगों को जब हालत सब मालूम है तो वो एक अच्छी तरह से उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि 30 साल पहले मैंने राजनीति की, अजीत दादा ने 30 साल की, सुप्रिया ने की, अभी युगेंद्र करेगा। ये उनकी बात है, तो वो तो अपने घर में संवाद लोगों से बोल ब्रजमोहन रहे हैं। श्रीवास्तव और आपके मराठा लिए पूरी और मतलब तैयारी कर दी है, इमोशनल कार्ड भी खेल दिया है। ये असली नकली की लड़ाई, मराठा वोट बैंक की लड़ाई, ये चाचा भतीजे की लड़ाई है। चाचा ने अपना एक ब्रह्मास्त्र चलाया कि भाई सन्यास ही ले लेता हूं, मैं तो जीत गया, आज तक तो घर भेजा नहीं। अब भतीजे को घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। संदीप जी, देखिए कि आदरणीय शरद पवार जी देश के बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही गहरे राजनेता हैं और हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था बारामती में, वहां जब उन्होंने अपनी अपील की थी तो जनता ने उनकी इस अपील को लोकसभा के लिए मानकर उनकी उस अपील पर कार्रवाई भी की। अब ये जो मौका है, ये अजीत दादा पवार की अपील का मौका है और अजीत दादा पवार ने बहुत खुल के इस बात को कहा है कि बारामती के, बल्कि नॉमिनेशन के पहले उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं बारामती के लोग अगर नहीं चाहते हैं तो मैं चुनाव यहाँ से नहीं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जब बहुत कार्यकर्ताओं ने, वहां के लोगों ने जब दादा के ऊपर दबाव डाला, तब जाकर उन्होंने अपना फैसला बदला और ये तय किया कि मैं बारामती से ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि ये जो मौका है ये आदरणीय अजीत दादा पवार का है। जहां तक बात, नहीं, ये तो वो पहले भी कर चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दिया था मई 2023 में, तब तो आप लोग साथ ही थे, तो वापस लेना पड़ गया था। फिर ले लिया कि अरे लोग मुझ पर, मेरे कार्यकर्ता दबाव बना रहे हैं, पर नुकसान तो आपको कर देंगे। ये बात मैंने अजीत दादा पवार के रेफरेंस पे बोली है। अभी अजीत दादा पवार के ऊपर दबाव था बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं का, बारामती के मतदाताओं का, बारामती के कार्यकर्ताओं का। उन्होंने जब अजीत दादा ने यह कहा कि मैं बारामती के लोग अगर नहीं चाहते तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तब लोगों ने कहा था नहीं दादा, आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है और हमको आप जैसे नेता की जरूरत है हमारे क्षेत्र के विकास के लिए। तब दादा ने इस बात को स्वीकार किया कि ठीक है मैं चुनाव लड़ता हूं। तो मुझे लगता है कि वहां बारामती के मतदाता के बीच में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहीं किसी पे तो प्रकार का इमोशनल भ्रम कार्ड नहीं है। खेला है। यही चिंता का सबब बन रहा है क्या, बन सकता है क्या, बन गया है अजीत पवार के लिए, आप लोगों के लिए? नहीं, इससे हम लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, क्योंकि ये फैसला आदरणीय शरद पवार साहब का है और अपने खुद के लिए वो कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। उसमें मराठा वोट बैंक की भी बोल नहीं लड़ाई सकते। है। मराठवाड़ा में तो आप कुछ भी नहीं कर पाए, असली तो साबित हो गए वहां पर चाचा, भतीजा असली साबित नहीं हो पाए। आपको कुल जमा 4 सीटें मिली थी, एक ही जीत पाए आप। आपका स्ट्राइक रेट 25% और चाचा का स्ट्राइक रेट 80%। ये लड़ाई मराठा वोट बैंक की भी है क्या? मैं सोचता हूँ शायद मराठा वोट बैंक की लड़ाई नहीं है। ये मुद्दा पूरी तौर से क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ है कि किस व्यक्ति के पास अभी सामर्थ्य है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। देखिए, महाराष्ट्र के मतदाताओं को आपको समझना होगा, महाराष्ट्र का मतदाता एक ऐसा मतदाता है जो हमेशा अपने क्षेत्र के लिए और अपने प्रदेश के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहता है
और वो हमेशा उन लोगों को चुनते हैं जो लोग अपने क्षेत्र के विकास को करने में सक्षम होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में, इस कसौटी पर आदरणीय अजीत दादा पवार सबसे बेहतर हैं, और अभी जो प्रत्याशी उनके सामने, उनके मुकाबले तो अजीत तो दादा पवार इमोशनल 100% अपील से बेहतर आप व्यक्ति ज्यादा हैं। चिंतित नहीं है, लोगों ने पर 30 इसको साल में थोड़ा उनको सा देखा है। कागजी गणित नहीं भी संदीप थोड़ा जी। फैला लेते हैं संजय। इमोशनल अपील इस तरह की और पहले भी करते आए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार किया है शरद पवार ने, पर रिटर्न्स मिले हैं। पर क्या हर बार रिटर्न मिलेंगे, ये तो खैर जरूरी नहीं होता। इसे आप किस तरह से देखते हैं? शरद पवार का ये कहना, अब मैं चुनावी राजनीति नहीं करूंगा। देखिए, दो चीजें हैं संदीप। यस, इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनाव के वक्त ये बात वो चुनाव के बाद भी कह सकते थे, क्योंकि चुनाव में तो अब सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। हाँ। तो सिर्फ यही संदेश देना होता और सचमुच खुले मन से, साफ दिल से कि भाई सचमुच मुझे अब चुनावी राजनीति नहीं करनी है, तो चुनाव के बाद कर लिए होते। लेकिन कहीं ना कहीं इसके मद्देनजर वोट साधने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ अब ये भी है, मुझे लगता है मतदाताओं को ये भी लगेगा, अगर उनकी उम्र को देखें तो हालांकि इस वक्त वो बहुत जम के कैंपेन कर रहे हैं, तो उनके मन में अब ये भी होगा, उनको लग रहा होगा कि शायद जनता इस बात को, भले ही 2-3 बार पहले उन्होंने कहा और उस पर अमल नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जब उस बात को कह रहे हैं तो उनके वोटरों को ये भी लगेगा कि शायद ये बात सही है और ये सचमुच इनका आखिरी चुनाव होगा। लेकिन इस बात से संदीप नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये चुनावी रणनीति के तहत ही इस अनाउंसमेंट को किया गया। और इसमें मराठा वोट बैंक को साधना, और मराठा वोट बैंक क्या इस तरफ आकर्षित भी होगा? भाई सबसे बड़े मराठा नेता, इसमें तो कोई शक शुबा हो नहीं सकता, महाराष्ट्र में शरद पवार हैं। और मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र की बात करूं, यहाँ 288 में से 116 सीटें हैं जिन पर मराठाओं का अच्छा खासा प्रभाव है, और 7 सीटें तो मराठवाड़ा में, 8 में से 7 महाविकास आघाड़ी जीतने में कामयाब रही थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। नहीं, निश्चित रूप से अनडिस्प्यूटेड मराठा के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज की एक डिमिनिशिंग रिटर्न भी होती है। और अगर मैं अपने चुनाव पूर्व सर्वेक्षण जो हम लोगों ने किया महाराष्ट्र में, उसके हिसाब से देखें तो हमें दिखाई पड़ा कि महाराष्ट्र में मराठा वोट जो है वो महायुति की तरफ झुका हुआ है, और उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये भी है कि उनके समुदाय का एक आदमी आज मुख्यमंत्री बना बैठा है। शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं, वो मराठा समुदाय से आते हैं, तो कई बार समुदाय के लोगों को लगता है कि भाई जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है उससे हमें लाभ ज्यादा मिल सकता है, न कि उस व्यक्ति से, भले ही वो हमारा नेता है। बीजेपी में एक बड़ा मराठा चेहरा ना होना, लेकिन बीजेपी की रणनीति की एक कमजोर कड़ी है, क्या साबित हो रही है क्या ऐसा? नहीं, कमजोर कड़ी तो तब होती जब अगर शिंदे भी मराठा नेता नहीं होते, उनके दूसरे जो गुट हैं, जैसे एनसीपी का जो गुट है, अजीत पवार का, और शिवसेना का जो गुट है, उनमें भी कोई बड़ा मराठा चेहरा नहीं होता, तो निश्चित रूप से बीजेपी को बड़ा एक तरह से धक्का लगता है, या आप कहें बीजेपी बैकफुट पर होती। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, ये तो एक तरह से अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आप ब्राह्मण वोट और दूसरे समुदाय के वोटरों को भी अपनी ओर लुभा सकते हैं। मनोज जरांगे पाटिल का विड्रॉ कर लेना दिखाई पड़ता है, चुनावी लड़ाई से उम्मीदवार जो खड़े किए थे उनको विड्रॉ जो करना, ये महाविकास आघाड़ी के लिए अच्छी खबर है कि महायुति के लिए? शरद पवार कह रहे हैं हमारे लिए अच्छी खबर है, पर आपका आकलन क्या है? देखिए, ये अभी कह पाना तो बहुत मुश्किल है किसके लिए अच्छी खबर है, लेकिन चूंकि वोट झुका हुआ महायुति के पक्ष में दिख रहा था, और अगर मान लीजिए कि जरांगे पाटिल अगर चुनाव लड़ रहे होते तो मराठा वोट स्प्लिट होता। तो अगर मैं चुनावी पूर्व सर्वेक्षण के आधार पर जाऊं, जब यह दिख रहा था कि मराठा वोट महायुति के पक्ष में झुका है, तो महायुति को नुकसान होता अगर वो चुनाव लड़ते। इस वक्त तो मुझे लगता है कि उनको फायदा दिख रहा है, महायुति को ही फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कृष्णा हेगड़े, आपकी बातें तो थोड़ी बहुत खिली होंगी, पर यह दरअसल मराठा वोट बैंक की लड़ाई है, और उसी में सेंधमारी का ये चुनावी दांव है, इमोशनल दांव है, सन्यासी दांव। संदीप भाई, देखिए, शरद पवार जी एक वरिष्ठ नेता है, इसके लिए मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये जो इमोशनल कार्ड है उन्होंने पहले भी खेला है कि उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं, इलेक्ट्रल राजनीति से। फिर वो राज्यसभा में गए, अभी फिर से वो कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को
ये लगेगा कि फिर भी वो उनका पर्सनल चॉइस है। लेकिन जो आपने कहा और संजय जी ने भी कहा उसमें दम है कि देखिए हमारे पास तो एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री खुद एक मराठा है, अजित पवार जी डिप्टी सीएम है वो खुद एक मराठा है, और भारतीय जनता पार्टी में भी नारायण राणे पूर्व सीएम, राव साहब दानवे पाटिल पहले के प्रदेश अध्यक्ष, और आप बोलो तो और 10 नाम आपको बीजेपी से भी गिनाऊं तो ऐसे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में मराठा लीडर्स की कमी है। लेकिन अगर आप देखते जाए तो बारामती की जनता क्या चाहती है? बारामती की जनता चाहती है विकास, वो चाहती है डेवलपमेंट, वो चाहती है कि उनके क्षेत्र में फंड्स आए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जिसके पास स्किल हो, और वो तो नहीं, अजित मुद्दों पवार की तो लड़ाई अभी मुद्दों पर आपको आपके अभी 15 दिन है कृष्णा भाई, हम मुद्दे भी तफसील से चर्चा करेंगे, पर दरअसल असल में दो जगह लड़ाई चल रही है। असल लड़ाई जो है, असली नकली वाला जो ये खेल है, एक है उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे, वहां कौन जीतता है, सरकार किसकी बनेगी, काफी हद तक वहां तय होगा। और दूसरा पहलू है शरद पवार बनाम अजित पवार। गलत कह रहा हूं क्या मैं कृष्णा नहीं, हेगड़े? बिल्कुल नहीं। देखिए हर इलेक्शन और हर कॉन्स्टिट्यूंसी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है, और बूंद बूंद बन के सागर बनता है। तो एक एक जो है कैंडिडेट जब जीतता है तो आंकड़े बनते हैं, और एक एक आंकड़े से ही थोड़ा सा कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज पूरी नहीं हो पाई, मुकम्मल नहीं हो पाई बात। लेकिन किशोर तिवारी, चाणक्य एक दांव चल रहे हैं, दूसरे चाणक्य बैठे हुए शय और मात की वो शतरंज की चाल वो भी चल रहे हैं, और इसमें बागियों का जो खेल है, बागी 25 हट गए, महायुति के 18 रह गए, आपके 20 पीछे हटे, लेकिन 22 अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। और इसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, आपकी पार्टी के 11 अभी भी बागी अटके हुए हैं। बागियों की सबसे बड़ी समस्या आप ही के लिए खड़ी हो गई है क्या? देखिए मैं बताता हूँ, शरद पवार जी का रोल महाराष्ट्र में बहुत ही तगड़ा है, ये कबूल करना चाहिए। फर्स्ट इसमें अभी मैं बताता हूँ कि एक पहले तो उद्धव जी की पार्टी को तोड़ा गया, 170 विधायक इनके पास हो गए, 148 चाहिए बहुमत के लिए, कोई जरूरत नहीं। परिवार में इतनी बड़ी दरार देने की कोई जरूरत नहीं। अजीत पवार को इतना ऑफर देना, इतना ईडी का भय बताना, और पंतप्रधान मोदी जी ने भी उनको नेचुरली करप्ट बोलना, जेल जाने की बात करना, तो ये कैसा हुआ कि महाराष्ट्र में लोग व्यथित है। और आप संदीप जी जो कह रहे हैं, ये बहुत सारी लड़ाई सवाल मैं क्या पूछ रहा हूं, आप किधर चले गए किशोर भाई? सवाल बड़ा सीधा था, बागियों की समस्या ज्यादा है, आपको परेशान कर रही है क्या? अब तो हो गया, नामांकन का दिन भी गया, विड्रॉल का दिन भी गया, अब तो सब मैदान में उतरे हुए हैं, मैदान सज गया है। एक देखिए, आपके पास आंकड़े कम है, मैं आपके रिसर्च टीम को दे दूंगा। सबसे ज्यादा बागी बीजेपी ने खड़े किए हैं, और बागी खड़े होने के पीछे एक लॉजिक है। पार्टी के तरफ से चुन के आते हैं बीजेपी के तरफ से तो पैसे मिलते नहीं, अगर बागी चुन के आए तो 100 करोड़ रुपए मिलते। तो बागी बनना एक फैशन हो गई है, और बगावत करना, क्योंकि आप निर्दलीय चुन के आते हैं तो खरीदने के लिए तो बैठे, तो ये बड़ी समस्या है। और बड़ी समस्या, मंडी सजेगी 23 तारीख के बाद, आप ये कह रहे हैं किशोर भाई? संजय कुमार ने ये बात बोली नहीं। महाराष्ट्र में एक जमाने में तो 41 अपक्ष चुन के आ गए थे, अभी मुझे लगता है कहीं 50 ना आ जाए। और बीजेपी तो कहती है कि हम 100 भी आए तो सरकार बना लेंगे, यानी महायुति की। लेकिन तो बागियों को समर्थन देने का खेल दरअसल बीजेपी कर रही है क्या? बीजेपी के चाणक्य ये खेल कर रहे हैं? नहीं, वो तो 25 लाख के जो प्रोजेक्ट है ना,
तो वो मैनेजमेंट गौतम अडानी करेंगे, चाणक्य को नहीं आना पड़ेगा, मैं अभी बता रहा हूं तुमको। लेकिन ये महाराष्ट्र के अस्मिता का प्रश्न है, महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता को जिंदा रखने का प्रश्न है। और संदीप जी, आपने ये सवाल अच्छा किया है, कौन असली कौन नकली? ये बाला साहेब ठाकरे की पार्टी है, उसके बच्चे को बेदखल कर रहे कि जिसने शरद पवार, जिसने एनसीपी बनाई, उनको बेदखल कर दिया। देखिए, सजा मिलने वाली है, तगड़ी सजा यह बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को मिलने वाली है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये 10-10, 12-12 सीट लेके आएंगे। और शरद पवार और एकनाथ शिंदे, इनका बीजेपी में विलय होना तय है, ये तय है। ये बुरे हाल है, राजनीतिक आत्महत्या के तरफ जा रहे हैं। अच्छा, राजनीतिक आत्महत्या, आप काफी आगे तक आप भी जा रहे हैं। राम सिंह भाटिया हमारे दर्शक उदयपुर राजस्थान के हैं, वो कह रहे हैं शरद पवार की रणनीति कहीं महायुति पर पानी ना फेर दे, इमोशनल अपील का जवाब देना बीजेपी के लिए मुश्किल है, या दरअसल सचिन महाराष्ट्र की जनता जानती है, इतने सालों से वही बात कह कर वोट लिए जा रहे हैं शरद पवार, ये आपके लिए ना उल्टा पड़ जाए कहीं कि भाई कितनी बार कहोगे कि अब मैं संन्यास ले रहा हूं? नहीं, देखिए, शरद पवार जी के बारे में सभी की एक भावना है महाराष्ट्र की जनता की, और वो आदर की भावना है, रिस्पेक्ट की भावना है। और उनका जितना राजनीतिक अनुभव रहा है, मैं नहीं समझता हूं कि महाराष्ट्र में अभी कोई ऐसा व्यक्ति बचा होगा जिसका इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा और इसका प्रभाव रहा है। तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा है वो हम लोग पूरी तरह से उसको सीरियसली भी लेते हैं। राजनीतिक प्रभाव इतना कि भतीजा चला गया, प्रफुल्ल पटेल चले गए, नवाब मलिक चले गए, छगन भुजबल, सारे उनके जो ल्यूटेनेंट्स जिन्हें कहते हैं, सिपह सालार, सब तो छोड़कर चले गए, नई पार्टी बना ली, असली शिवसेना, असली एनसीपी बन गई वो। देखिए, पहले तो इसलिए उनका आदर करते हैं क्योंकि ये जो गए हैं इनका कारण तो सभी को पता है। अभी तो अजित पवार जी ने कहा भी कि उनको फाइल दिखाई गई, देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद बताई थी जब वो मुख्यमंत्री थे। तो फाइलें अगर मुख्यमंत्री खुद बताने लग गए तो अपने गोपनीयता की जो शपथ ली है उसका भंग उन्होंने किया, ये भी जाहिर हो चुका है। लेकिन किस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सभी यंत्रणाओं का दबाव था इनके ऊपर, ये भी जानते हैं। लेकिन पार्टी टूटने के बावजूद जब पवार साहब को यह प्रश्न पूछा गया तो आपके लिए कौन सा ब्रांड होगा, तो उन्होंने हाथ उठाकर कहा इस उम्र में भी कि ये शरद पवार ब्रांड है जिसको हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर वो शरद पवार ब्रांड क्या है, ये सिर्फ पवार नाम से राजनीति अभी हम मनोज जरांगे का जो बात कर रहे थे सचिन, जो मराठा कार्ड है, श्याम कुमार है हमारे दर्शक, इंदौर वासी हैं, वो कह रहे हैं मनोज जरांगे ने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया, इसके पीछे कहीं ना कहीं शरद पवार की रणनीति मालूम पड़ती है। ये शरद पवार की रणनीति है या दरअसल जो संजय इशारा कर रहे थे, CSDS के जो आंकड़े हैं, मराठा वोट बैंक में महायुति ज्यादा मजबूत थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो दरअसल मनोज जरांगे का चुनाव ना लड़ना आपके लिए नुकसानदेह होगा? नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन सा ये विश्लेषण है, क्योंकि मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी की आई थी लोकसभा चुनाव में, और मराठा वोटर्स या मराठा जो समाज है उनकी देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में क्या राय है, ये मेरे ख्याल से संजय कुमार जी को मालूम नहीं होगा, या शायद वो जानकारी ले तो अच्छा रहेगा। और महायुति के बारे में सबसे ज्यादा आज अगर गुस्सा है तो मराठा समाज को है, और ये बाकायदा बराबर दिखाई देता है लोकसभा। मैं थोड़ा सा और वो आंकड़े ले लूं संजय, जो CSDS के आंकड़े थे, वो मराठा वोट बैंक में किसकी सेंधमारी कितनी थी, और भाई मराठवाड़ा की 8 सीटों में से तो 7 महाविकास आघाड़ी जीती। नहीं संदीप, मैं क्लियर कर दूं, जिस आंकड़े का मैं जिक्र कर रहा था वो लोकसभा के चुनाव के आंकड़े नहीं थे, वो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है इसके पहले हमने एक सर्वे किया था 25 सितंबर, लोकसभा के बाद का, लोकसभा के बाद का विधानसभा का, हाँ ठीक है, हाँ उसके बाद का। तो इसमें झुकाव जो है, मराठा वोट का झुकाव थोड़ा ज्यादा महायुति के पक्ष में
दिख रहा था। लेकिन ये सर्वे उस वक्त किया गया था जब चुनाव के तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई। तो ये महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के नहीं, पर नतीजों का 2024 विश्लेषण के नहीं था। लोकसभा चुनाव ये में मराठा विधानसभा वोट चुनाव बैंक में कैसा रुझान, मराठा वोट बैंक का झुकाव किसकी तरफ ज्यादा था, महायुति या महाविकास आघाड़ी? नहीं, निश्चित रूप से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की तरफ था। तो वो और इसी 2 वजह से महीने आप जो 3 देखें, महीने में सीटों का ऐसा बंटवारा क्या भी देखें, बदला किस तरह कि से- विधानसभा चुनाव से पहले महायुति की तरफ आकर्षण मराठाओं का ज्यादा बढ़ा है? देखिए, चूंकि ये राज्य का चुनाव है, राज्य की अस्मिता, रीजनल आइडेंटिटी, चीफ मिनिस्टर, और शायद ऐसा लग रहा है मराठाओं को कि भाई सिंडे चीफ मिनिस्टर हैं और मराठा एक चीफ मिनिस्टर है, उनके चीफ मिनिस्टर रहने की उन्हें शायद संभावना ज्यादा दिखाई पड़ रही है और उन्हें लगता है कि इनके साथ जाने से उनका शायद ज्यादा भला हो सकता है, उन्हें कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा इस वक्त। और इसी कारण इसी से की झुकाव काट- दिख रहा था। इसी की लेकिन काट- इस बात का ध्यान रखना चाहिए संदीप कि प्लीज। उसके बाद हाँ, नहीं, मैं कह रहा था इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये सर्वेक्षण चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं हुई तो उसके भी पहले की है। चीजें बदली होंगी, हमें पता नहीं, जब हम दूसरा सर्वेक्षण करेंगे तब ये बातें और स्पष्ट होंगी। देखिए, ये बात नहीं बहुत जरूरी था ये जो आपने साफ किया है कि लोकसभा चुनाव में मराठाओं का झुकाव ज्यादा महाविकास आघाड़ी की तरफ था, पर क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है, ये स्थानीय चुनाव है, मुख्यमंत्री एक मराठा है, तो वो महायुति की तरफ जाते दिख रहे थे, इसीलिए ये दांव खेला है क्या? ये तस्वीर और साफ हो रही है क्या? सचिन, अच्छा किया आपने ये एक अपना सवाल खड़ा किया था। देखिए, संदीप जी, मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा सर्वेक्षण वो होता है जो जनता मतदान करती है, और लोकसभा का चुनाव ये सबसे बड़ा सर्वेक्षण था जो दिखाई दे रहा था कि महाविकास आघाड़ी तरफ क्यों जा रहे हैं। क्योंकि मराठा समाज जो मांग रख रहा है वो आरक्षण की मांग रख रहा है, और आरक्षण के मांग के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा रही है और भविष्य में भी रहेगी, ये उन जानते हैं। और एकनाथ शिंदे जी तभी भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी मुख्यमंत्री है, लोकसभा चुनाव के पहले भी थे। तो अगर वो मुख्यमंत्री थे तभी भी अगर महाविकास आघाड़ी को अगर वोट कर रहे हैं तो उनको भी, वो भी जानते हैं कि ये पूरी तरह से निर्णय जो है केंद्र सरकार के अधीन निर्णय है और राज्य का मुख्यमंत्री इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से, बावजूद इसके कि वो ये जानकारी रखते हैं मराठा समाज, उन्होंने जो एक बीच में सगे सोयरे नाम से जो एक जीआर निकाला था, उससे तो और आहत हो चुके हैं कि उनको तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग हमारी दर्शक ग्वालियर से वो इसी मुद्दे पर अपनी राय रख रही हैं। उनका कहना है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा कहीं ना कहीं महायुति के लिए चुनौती का सबब है और मनोज जरांगे का चुनाव ना लड़ना एमवीए को फायदा पहुंचा सकता है। कृष्णा हेगड़े, ये मराठा हैं एकनाथ शिंदे, पर ये मुद्दा ऐसा, जबकि थोड़ा झुकाव आता दिखा मराठाओं का कि भाई हमारा मुख्यमंत्री मराठा है, पर मराठा आरक्षण गले की हड्डी बना हुआ है क्या अभी भी आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पूरे विधानसभा ने एक मत से पास किया था कि 10% आरक्षण जो है नौकरी में और 10% का आरक्षण जो है शिक्षा में मराठा भाइयों बहनों को देना चाहिए, और उसमें ओबीसी का जो आरक्षण है उसको हम कोई हामी नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी बात यह है कि उनको पता है कि शरद पवार साहब भी मराठा थे, वो 4 बार के मुख्यमंत्री थे, इसके पहले कांग्रेस के भी 50 साल राज किया उन्होंने, कांग्रेस ने यहाँ पर, और दूसरे लोगों ने यहाँ पर राज किया, लेकिन जिसने उनको दिया वो एकनाथ शिंदे ने दिया और महायुति के सरकार ने दिया। उसके पहले देवेंद्र जी जो है वो भी हाई कोर्ट में उनका जो आरक्षण का मामला हमने दिखाया उनके सरकार में। उद्धव जी के कार्यकाल में जो मराठा आरक्षण का इशू था, लॉस ऑफ ट्रांसलेशन, लॉस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में वो केस सुप्रीम कोर्ट में हार गई थी। मुझे नहीं लगता क्या मराठा जो भाई बहन है वो उनके साथ है। मुझे तो 100% गारंटी है कि वो हमारे साथ है। मराठा किसके साथ है या नहीं, पर कुणबे की लड़ाई क्या इस हद तक आ गई है? अभी एक दर्शक जो हम इससे पहले वाला सवाल चलाइएगा, पीसीआर, सीधी चाचा भतीजे की लड़ाई है क्या? विद्या चौहान हमारे दर्शक हैं, राजन मिश्रा लखनऊ वासी हैं, वो कहते हैं ऐसा लगता है अजित पवार को हराने के लिए शरद पवार ने अपना आखिरी दांव चल दिया है, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया है। बहुत से लोग, पहले हम दिल्ली में बैठे कयास भी लगाते थे, सब कुछ शरद पवार के इशारे पर है, हेज कर रहे हैं, अपने रिस्क को स्प्रेड कर दिया है, एक गुट को साथ भेज दिया बीजेपी के। लेकिन इस बार तो दिवाली भी साथ नहीं मनाई चाचा भतीजा ने, जो हमेशा मनाते आए थे, पूरा कुणबा दिवाली साथ मनाता था। अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया है क्या? अब अजित पवार को हराने के लिए दांव खेल दिया है क्या?
शरद पवार ने। संदीप जी, आप क्या है, पूरी बात हमें करने नहीं देते। आप बीच में इतना बोलते हैं कि हमारी बात अधूरी रह जाती है। हाँ। आपने शरद पवार जी के ऊपर इतने इल्जाम लगाए हैं, लेकिन शरद पवार साहब ने ना ही कभी मराठा वोट बैंक की राजनीति की, ना ही संन्यास की बात तो उन्होंने छेड़ी है, ना ही वो संन्यास की तो कह ही इमोशनल रहे हैं करेंगे वो। सब। किसने ये छेड़ी बात? अभी अभी बात पूरी करने दीजिए ना। अरे तो आप बीच में गलत बोलेंगे बयानी तो थोड़ा मैं- करेंगी विद्या। वो कह रहे हैं मैं गलत नहीं, ये ऐसा चैनल पे बुला के बोलने नहीं देंगे, ये बिल्कुल मंजूर नहीं। आप बीच में टोकते रहेंगे तो हम कैसा बोलेंगे? देखिए हमारी सवाल बात का तो जवाब सुननी चाहिए दीजिए, ना सवाल आपको। का जवाब दीजिए। हाँ। सवाल का ही जवाब देती हाँ। हूँ। संन्यास की बात उन्होंने जो की है, वो उसमें से उनका वो छोड़ना चाहते हैं राजनीति, लेकिन लोग जनता उनको छोड़ने नहीं वो देगी। आपका और जज शरद आपके पवार जज्बात जैसे हैं, वो तो कह रहे हैं ना शरद कोई पवार इलेक्शन साहब नहीं जैसा लड़ूंगा, कितनी बार लड़ूं। मोदी मोदी पर्व में जब 10 साल से देश बेचने का, अदानी अंबानी को बेचने का काम हो रहा है, तब शरद पवार जैसे एक्सपीरियंस नेता की इस देश को जरूरत है। हम कार्यकर्ता और पार्टी के लिए नहीं, सबके लिए जरूरत है अनुभवी नेता की। आजकल जिसकी कमी है, नहीं तो मोदी और शाह एक दलाल बन के इस देश को बेच रहे हैं, और हम सब लोग देख रहे हैं। ये नहीं चलेगा। राजनीति करनी है तो देश बचाने की राजनीति शरद पवार साहब सोचते हैं। आप भले वो ही ठीक कुछ है, करें, आप लेकिन अपनी उसमें कोई शरद नहीं है। पवार में जो और भक्ति मराठा, है एक उसका मिनट, पूरा एक इजहार मिनट। कर रहे हैं, नहीं, पर वो अपना जो भक्ति कार्ड का खेल नहीं, रहे हैं, देखिए ऐसे नहीं, यहाँ पर भक्ति ऐसे का नहीं नहीं, चलता भक्ति विद्या, का। ऐसे नहीं चलता है। ये आपकी मोदी भक्ति शाह का की मंच भक्ति थोड़ा नहीं है। भक्ति के नहीं, मंच नहीं, के लिए हम आपके लोग पास भक्त अपना नहीं है। पार्टी का मंच है, हम वहां पर लोग भक्ति भक्त नहीं है। कीजिए। पूरी जानकारी, ना हम पूरी लेनी जानकारी चाहिए रखते आपने। हैं, पूरी भक्त जानकारी हम लोग रखते नहीं, हैं। मोदी भक्त मोदी हो सकते ना हैं, शरद ना पवार काऊ भक्त से नहीं दोस्ती, होते। ना काऊ से बैर। followers होते हैं, और यहाँ पर followers कोई होते हैं। देखिए, आपका नहीं, सवाल का मराठा जवाब वोट दीजिए। बैंक के, अच्छा, हो गया मराठा हो गया वोट हो बैंक गया। का- ब्रजमोहन श्रीवास्तव को लेकर आइए, अभी रुकिए सिर्फ। ब्रजमोहन संदीप जी। श्रीवास्तव, ये सीधे सीधे चाचा भतीजे की लड़ाई में तब्दील हो गई है। ये दांव इसीलिए देखिए- खेला गया है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया। ये तो स्पष्ट है, बहुत पहले से स्पष्ट है। बल्कि मुझे एक दूसरी चिंता हो रही है इस समय संदीप जी। मेरी बहन सुप्रिया सुले को कहाँ रख दिया आदरणीय शरद पवार साहब ने? उनका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। लीगेसी सुप्रिया सुले जी का भी बहुत लंबा अपना पार्लियामेंट्रियन अनुभव है, एक लंबा संसदीय उनका अनुभव है, और उन्होंने भी क्षेत्र में काम किया है। तो उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया है अपने इस बयान से। इसको लेके मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आपको सुप्रिया सुले की चिंता होने लगी? लोकसभा में चिंता नहीं थी जब सुनेत्रा को खड़ा कर दिया था आपने, भाभी ननद की लड़ाई करा दी थी। अजीत दादा ने उसके लिए स्पष्ट रूप से कहा, अपनी गलती को स्वीकार किया वो उन्होंने, तो उस बहुत टाइम तो बड़प्पन कर के दिया साथ। ना। पर गलती को स्वीकार भी किया उन्होंने, इसके ऊपर कोई उन्होंने वो नहीं कहा। बल्कि उन्होंने तो अभी हाल में ये कहा कि जब मैंने इस गलती को स्वीकार कर लिया था, तो फिर मेरे ही खिलाफ अभी परिवार की लखनऊ किसी वासी व्यक्ति को इससे खड़ा क्यों पहले किया गया? पीसीआर जो आपने सवाल दिखाया था उसको प्ले कीजिएगा। हमारे लखनऊ वासी एक दर्शक हैं किशोर भाई, बहुत ही अहम उन्होंने ऑब्जर्वेशन की है। वो कह रहे हैं शरद पवार की चर्चा में शिंदे और उद्धव कहीं ना कहीं गुम हो गए। शरद पवार शायद यही चाहते हैं, सेंटर स्टेज पर शरद पवार आ गए, चर्चा का केंद्र बिंदु शरद पवार बन गए, उद्धव कहीं गुम हो गए। किशोर तिवारी, सवाल आपसे था। अरे हाँ, मुझे पर्दे पे नहीं ला रहे हो तो मैं क्या देखो, हाँ संदीप जी, आपकी चर्चा बहुत फेयर होती है और आप बात तो रखने देते हैं। चर्चा का सुर थोड़ा शरद पवार के इर्द गिर्द गया तो अनूप कुमार जी, अमित शाह भी गुम हो गए थे ना इसमें। तो मैं बताऊं कि मैं यहाँ कृष्णा हेडगे है, सचिन सावंत है, ये सब पूरे दुखी लोग एक ही जगह एक लाइन में कर दिए तुमने। हाँ। ये बेचारे उम्मीदवारी मांग रहे थे और सबके बुरे हाल किए पार्टियों। तो मैं अभी बता रहा हूँ संदीप, एक बात देखो तुम, हाँ। 84 साल का आदमी अगर कहे कि अब मुझे छोड़ दो तो क्या गलत है? पार्टी राजनीति में इतने बुढ़े जमा हो गए हैं कि वो ट्रम्प देखो ना, 1946 की पैदाश है और वो भी लड़ रहे हैं। हाँ, क्या होता 79 है? ओल्डेस्ट कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंटशिप इन अमेरिका, इन अमेरिकन हिस्ट्री।
तो क्या होता है कि नए खून को चांस देना चाहिए, और शरद पवार ने इनिशिएट किया है। जैसे मैं देख रहा था, दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे, थके हुए दिग्विजय। क्या है, कांग्रेस ने भी जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, और जैसे अब मोदी जी खुद नवंबर में रिटायर होने को जा रही है 75 होने के बाद, तो वो कब हो रहे मालूम नहीं, क्योंकि वो तो अपने अंकुर वाट में भी चाय बेचते थे, तो उनका तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन 75 साल के बाद उन्होंने एक नियम बनाया कि वो रिटायर हो जाएगी। पर तो चर्चा अजित के पवार- केंद्र बिंदु बन गए ना, ये बात तो आप मान रहे हैं। कृष्णा हेगड़े, ना उद्धव ठाकरे की चर्चा, ना शिंदे की चर्चा, एकनाथ शिंदे की चर्चा होने लगी है शरद पवार की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का 11 सभा है, अमित शाह जी के 20 सभा है, योगी जी के मुझे लगता है 30-40 सभा है, देवेंद्र जी के है। सभी चर्चा में है, सभी को चांस है चर्चा में। और ये देखिए, ये तो पब्लिक जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट है। अभिषेक पुडके वो हैं, एक- यवतमाल महाराष्ट्र के ही हैं वासी, कृष्णा। वो कह रहे हैं अभी तो शरद पवार ने पहला पत्ता चला है, आखिरी समय में बड़ा खेल हो सकता है। मतलब ये किशोर तिवारी ने वैसे सही बात कही। मैं अमित शाह की भी चर्चा करना चाह रहा था, ज्यादा चर्चा आज शरद पवार की ही हो गई। अरे, आज चर्चा हो गई, कल से अमित जी की चर्चा हो जाएगी, अमित भाई की चर्चा होगी, आप फिक्र मत कीजिए। और आखिरी पत्ता हमारा ही खेला जाएगा सरकार, क्योंकि हमारी ही बन रही है। आखिरी पत्ता आप ही का खेला जाएगा, सरकार आपकी बन रही है। और कांग्रेस की तो चर्चा भी नहीं हो रही, जबकि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है महाविकास आघाड़ी में। नहीं, सचिन रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप इसको? ये पोजिशनिंग का खेल ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। देखिए, शरद पवार जी की अगर चर्चा हो रही है तो महाविकास आघाड़ी की चर्चा हो रही है, और हम लोग तीनों साथ ही में हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे भी नेता शरद पवार जी, इस वक्त उनके नेतृत्व में भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे मन में कोई ऐसी ये अचरज की बात नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि पवार साहब ने तो कह दिया, लेकिन अभी तो नंबर आने वाला है नरेंद्र मोदी जी का। अभी 75वां साल चालू हो गया उनका, और उन्होंने तो बहुत सारे लोगों को वो मार्गदर्शक तो मंडल बता में दिया, भेजा वो है। तो साफ तब कर दिया उनका कि क्या ऐसा होगा? ऐसा ये उन्होंने प्रश्न मेरे ख्याल से अगली चर्चा में ऐसा होगा कोई चुनाव के फैसला बाद में। लिया ही नहीं। ये बात साफ कर दिया अमित शाह ने। उनके चाणक्य ने ये बात, ये तो कई साल पहले साफ कर दी। अच्छी बात है, लेकिन और ऐसी अगर बात है ऐसे तो उम्र की कि बात जो करने वो करते लगेंगे, हैं वो कभी फिर नहीं तो कहते, मतलब जो को कहते हैं वो कभी सचिन, नहीं फिर मुझे करते। आपसे पूछना पड़ेगा, भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो 82 साल के हैं कि नहीं? मल्लिकार्जुन खड़गे, यही है ना हम लोगों उम्र? ने कभी नहीं कहा था इसके बारे में। खड़गे साहब नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन खड़गे साहब ने कभी नहीं कहा था। ये तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बात कही थी। मार्गदर्शक मंडल किसकी ये थी? ये तो भारतीय जनता पार्टी शुरू कर दी। बेचारी सुमित्रा महाजन जी हो या मुरली मनोहर जोशी हो, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया बेचारों को। लाल कृष्ण तो अभी आडवाणी तो का उनकी नाम बारी आ भूल गई, गए आप, इसका जवाब सबसे तो बड़े उनको देना आदमी पड़ेगा का। ना। कथनी और करनी में क्या फर्क है? हाँ। पर जी? ये सन्यासी दाव, ये चुनाव, आडवाणी जी का भी इससे ये चुनाव तो पलटेगा। अभी हमारे संदीप भाई ऐसा है कि हमारे सभी सिंधी भाई जो यहाँ है वो भी मुंबई में बहुत बड़ी तादाद में है। वो प्रश्न पूछ रहे हैं ये हमारे आडवाणी जी के बारे में, ये अन्याय क्यों? तो ये बातें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी उभरेगी। ये वक्त चुनाव के बाद में ये चर्चा होगी, ये पूरा साल भर चर्चा करने के लिए। तो अभी जो चर्चा हो रही है महाविकास आघाड़ी के लिए हो रही है, तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है अगर महाविकास आघाड़ी के लिए हो रही है। या दरअसल किशोर, एक मिनट, अरे आप हाथ, ये उंगलियां उठा के डर जाता हूं मैं ऐसे, आप उंगलियां उठाते हैं तो। मैंने अंदर ले लिया। मैं बोलता हूं। ये अब क्या पोजीशनिंग इस बात की भी है कि भाई दोनों गठबंधनों में दरअसल देखिए, एकनाथ शिंदे भाई मुख्यमंत्री वो हैं, कहने को बड़ा भाई महायुति का बीजेपी है। ये महाविकास आघाड़ी में लड़ाई ये भी हो रही है कि बिग ब्रदर कौन है, असल चेहरा कौन है। क्या वो लड़ाई भी साथ साथ चल रही है किशोर तिवारी? नहीं, एक बात मैं क्लियर कर रहा हूं, और कांग्रेस एक तो 4 सीट पे लड़ रही है, और हमारे नाना पटोले जी और संजय राउत जी का झगड़ा आपने बहुत देखा है टिकट के वक्त। लेकिन मैं बताऊं क्या, शरद पवार जी ने हमारे दोनों को प्यार से बोलकर इतने अच्छी सीटें ली है कि मैं संजय कुमार को कहूंगा कि शायद उनका स्ट्राइक रेट इस वक्त भी 100% कुछ हो ना जाए, और महाराष्ट्र में उनके सबसे ज्यादा विधायक देखने मिले। महाविकास आघाड़ी की जो 200 सीट आ रही,
उसमें शायद उनकी 80 सीट भी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब क्या सारे पत्ते अपने हाथ में ले लिए हैं शरद पवार ने, या ये एक महज पोजिशनिंग है और ताश के पत्तों की तरह रणनीति क्या ढह भी सकती है? लेकिन सेंट्रल फिगर बन गए हैं महाराष्ट्र चुनाव के शरद पवार, इसमें कोई शको शुबा नहीं हो सकता। लेकिन क्या चुनावी जो बिसात बिछाई हुई है महायुति की तरफ से, अमित शाह शांत मन से खामोशी से अपने सारे प्यादे, अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आने वाले दिन काफी कुछ इसका अंदाजा हमें देने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।